नमस्कार। आफ्टर गॉड में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य एक चमत्कार है, लेकिन इस चमत्कार को देखने के लिए आंखों की जरूरत होती है। यदि आंखें ना हो तो हम इस चमत्कार को देख ही ना पाए। आंखों में भी यदि रेटिना ना हो तो भी हम इस चमत्कार से वंचित रह जाते हैं। और रेटिना में भी एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं विट्रो। यदि वो ना हो तब भी आंखें किसी काम की नहीं। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर प्रतीक महाजन मौजूद हैं, जो विट्रो रेटिनल सर्जन हैं और मैक रेटिना हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और बहुत एक्सपर्टीज की हम बात कर रहे हैं कि आप आंखों में भी विट्रो की बात कर रहे हैं। ये क्या है बेसिकली? विट्रो रेटिनल से हम शुरुआत करें, शब्द है क्या? बेसिकली जो अपनी आंखें हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो ईश्वर ने बनाया है। आज हम इसे एक कैमरे की तरह अगर इमेजिन करें तो एक कैमरे में जिस तरह एक रोल डलता है जिस पर जो भी चीज हम लाइट आती थी और फोकस होती थी, उस पर फोकस होती थी, तो वो जो रील है, वो जो परत है आंखों के अंदर, वो रेटिना है। रेटिना बेसिकली एक अगर कहें तो एक मस्तिष्क का हिस्सा है, क्योंकि इसके जो सेल्स हैं उनका पूरा ये एक्सटेंशन पूरा ब्रेन तक जाता है। ये उस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन में ऑप्टिक नर्व के द्वारा ट्रांसमिट करता है। तो ये हो गया रेटिना। रेटिना के आगे एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि आंख को आकार प्रकार एक सपोर्ट प्रदान करता है। इसे हम विट्रियस कहते हैं। और इसी तरह जो डॉक्टर्स, जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यानी कि जो नेत्र रोग विशेषज्ञ, जो विट्रियो और रेटिना में स्पेशलाइजेशन करते हैं, इन चीज की सर्जरी करते हैं, इन चीजों की, उन्हें विट्रो रेटिना सर्जन कहा जाता है। तो मेरा यही रेटिना का ही स्पेशलाइजेशन है। रेटिना में ही एक बीच का बिंदु होता है जिसे मैक्यूला कहते हैं, जो कि हमारे फाइन विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना। तो रेटिना और उसी का हिस्सा मैक्यूला, और उसके आगे एक जेल लाइक सब्सटेंस जो विट्रियस है। आप बेसिकली एक सर्जन हैं विट्रियस के। जी। तो ये विट्रियस का पार्ट क्या, मतलब इसका स्पेशल रोल क्या होता है? विट्रियस एक जेल लाइक सब्सटेंस है, जैसे कि मैंने बताया, जो कि आंख को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कई बार जो डिसीजेज होती हैं, है ना, कई बार डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह होती है, या फिर पर्दा अपनी जगह से खिसकने लगता है, तभी यही विट्रियस एक विलन की तरह काम करता है। और अगर हम माने कि रेटिना एक प्रिंसेस है और विट्रियस विलन है, तो हमें विलन को हटाना पड़ता है ताकि हम प्रिंसेस को बचा सकें। बिल्कुल। तो इसीलिए हमें विट्रेक्टोमी सर्जरी करना पड़ती है। यानी कि विट्रस को हम रिमूव करके उसका सब्स्टिट्यूटर आप लगा देते हैं। जी। आंखों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। आपकी हम बात करें तो आप किस किस तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं, सर्जरी करते हैं? देखिए, जब एज ए रेटिना की जब स्पेशलिटी की बात करते हैं तो एक बहुत प्रीमेच्योर जो बच्चे जब जन्म होता है ना, वहां से लेके आज 90-100 साल की उम्र तक जो पूरी एज होती है, हर एज ग्रुप में रेटिना की बीमारियां होती हैं जो कि लाइफ को अफेक्ट करती हैं। सबसे कॉमन आज की तारीख में डायबिटिक रेटिनोपैथी है, क्योंकि डायबिटिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम इंदौर शहर की भी बात करें तो अभी रिसेंट सर्वे हुआ था, तो 12-15% ऑफ पॉपुलेशन इन इंदौर ये प्री डायबिटिक और डायबिटिक में आ रही है। डायबिटीज की जहां बात करते हैं तो अगर देखें, जैसे टाइप 1 डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है, तो 20 साल का ड्यूरेशन अगर हो जाए तो टाइप 2 डायबिटीज में 60% और टाइप 1 डायबिटीज में 100% चांसेस होते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, है ना। और ड्यूरेशन ऐसी चीज है कि आज हमारे पास कोई पेशेंट आया, वो कहता है कि मुझे 3 साल से डायबिटीज है, बट जब हम उनकी आंखों में झांक कर देखते हैं तो पर्दे पर हमें इतना असर दिख जाता है जैसे कि उसे शायद 15 साल से डायबिटीज हो, है ना, क्योंकि वो चीज डायग्नोज ही नहीं होती है। एक रूटीन ब्लड टेस्ट करवाने का एक सिस्टम ही नहीं है, कई लोग नहीं करवाते हैं, तो उन्हें वो चीज कभी पता ही नहीं चलती। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी एक कॉमन डिसीज होती जा रही है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी जब होती है तो कई बार इसमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो आंखों के अंदर लीक कर जाती है, आंखों के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, और इसमें पूरी तरह ब्लाइंडनेस आने का खतरा होता है। आरओपी वर्ड ये क्या है? आरओपी बेसिकली रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी है। जैसे कि मैंने बताया कि रेटिना की डिसीजेज एक बहुत छोटे बच्चों को भी अफेक्ट करती है। तो जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी है, कई बार वो बच्चा जो प्रीमैच्योर हो जाता है, यानी कि जब 40 सप्ताह जो उसको माँ के पेट में रहना चाहिए, उसकी बजाय वो पहले ही इस बाहर की दुनिया में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में बाहर के वातावरण में उसका जो रेटिना की ग्रोथ है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाती।
ऐसी स्थिति में उसको बहुत जरूरी होता है कि जन्म के 21 दिन से 30 दिन के बीच में उसका चेकअप हम उनके आंखों के पर्दे का चेकअप करें। ये हम लोग जिस भी एनआईसीयू में वो बच्चा एडमिट है ना, ये जो बच्चे होते हैं ये एकदम ऐसे नहीं होते कि जिनकी छुट्टी हो जाए वो घर चले जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्चे अस्पताल में एडमिट होते हैं नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स में। तो हम वहां जाते हैं 21 से 30 दिन के बीच में और उस समय जाके उनकी आईज का चेकअप करते हैं। उस समय हमें अगर ऐसा लगता है कि इनका रेटिना पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है और इसमें आरओपी वाली डिसीज आ रही है, तो अगर उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो उसे अर्जेंट ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। अगर हम सही समय पे आरओपी डिसीज का ट्रीटमेंट कर दें तो उस बच्चे को लाइफ टाइम ऑफ ब्लाइंडनेस से बचा सकते हैं। अच्छा। और उसी समय अगर वो डिसीज हो और वो मिस हो जाए, क्योंकि उस समय दूसरी बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं। कई बार बच्चे का सर्वाइवल ही इतना प्रायोरिटी होता है कि वो ही अनिश्चित होता है कि कई बार वो आंखों का चेकअप मिस हो जाता है। बट ऐसा अगर होता है, बच्चा अगर सर्वाइव कर जाता है और उसकी आरओपी की डिसीज अनट्रीटेबल रह जाए, अनट्रीटेड रह जाए उस समय, तो फिर वो आजीवन ब्लाइंड हो सकता है। पर जो प्रीमेच्योर बच्चा होता है उसकी आंखों की जो जांच है उसकी जिम्मेदारी अस्पताल की होती है। वो डेफिनेटली जो अस्पताल होता है जहां पर वो एडमिट है वो डेफिनेटली नहीं डेफिनेटली वो तो पेरेंट्स को भी नहीं पता है। तो वो अस्पताल जो एनआईसीयू है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जो भी बच्चे हैं जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया गवर्नमेंट के स्पेशली क्राइटेरियाज हैं उस क्राइटेरिया में फिट होते हैं 21 to 30 डे ऑफ लाइफ के बीच में वो स्क्रीनिंग के लिए हमें कॉल करते हैं। तो हम वहां जाते हैं और फिर वो बच्चों को स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बारे में पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं और फिर आगे उस तरह से प्रोसीड करते हैं। किस तरह का फॉलोअप रहेगा उसके बारे में उनका एक पूरा शेड्यूल बना के उनको देते हैं। जैसा आपने कहा कि डायबिटीज सबसे ज्यादा कारक होता है आंख के लिए डैमेज करने का, तो डायबिटीज आंखों को कैसे, रेटिना को कैसे डैमेज करता है, क्या कारण होता है? देखिए डायबिटीज अभी आज की स्थिति तो ऐसी है कि हम वर्किंग एज ग्रुप की बात करें ना, जो कामकाजी आज आयु वर्ग है, जो लोग बाहर जा रहे हैं, परिवार के लिए कमा रहे हैं, जिन पर पूरे देश की इकोनॉमी चल रही है, उस एज ग्रुप में अंधत्व का, ब्लाइंडनेस का सबसे इम्पोर्टेंट कारण डायबिटीज है। ठीक है, डायबिटीज में होता ये है कि जो आंखों के अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आंखों के अंदर रेटिना पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की धमनियां होती हैं, उनमें से ब्लड लीक करना शुरू हो जाता है ना। अगर हम सही समय पर डायग्नोस कर लें कि ये लीकेज शुरू हो रहा है, तो हम इसमें एक लेजर ट्रीटमेंट करते हैं जिससे उस आई को ब्लाइंडनेस से बचाया जा सकता है। कुछ केसेस में पर्दे के बीच के बिंदु, यानी कि जो मैं बता रहा था मैक्युला, जो रेटिना का सेंट्रल पार्ट होता है, जो विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पॉइंट पर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जिसे हम डायबिटिक मैक्युलर इडिमा कहते हैं। अगर ऐसी स्वेलिंग आती है तो कई बार इसमें आंखों के अंदर इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस दिए जाते हैं, यानी विट्रियस कैविटी में कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिनके द्वारा ये सूजन कम होती है और विजन में इंप्रूवमेंट भी आता है। जब चीजें एडवांस्ड हो जाती हैं तब इसके लिए कुछ सर्जरी करना पड़ती है, रेटिना की विट्रेक्टोमी सर्जरी करते हैं, है ना, जिसमें रेटिना जो खिसकने लग गया उसको उसकी जगह वापस जोड़ते हैं, है ना, और लेजर करते हैं जिससे कि पर्दे को वापस से चिपकाया जा सके और इस तरह से दृष्टि को वापस लाने की कोशिश होती है। बट सबसे सही तो यही है कि जिसे भी डायबिटीज हो वो अपने रेटिना का चेकअप करवाए। उस समय की क्या स्थिति होगी उस हिसाब से हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप 6-6 महीने में नियमित चेकअप कराएं या हर साल नियमित चेकअप कराएं। और नियमित चेकअप के दौरान ही हमें अगर शुरुआती स्थिति का पता चल जाए तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इसमें लेजर कर सकते हैं, है ना, और या इंजेक्शन दे सकते हैं और आप मेजर प्रॉब्लम से बच जाएंगे और आपकी आंखें डेफिनेटली ब्लाइंडनेस की तरफ नहीं जाएंगी। रेटिना का जो चेकअप होता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना चेकअप कहते हैं या उसका कुछ और नाम भी है? हाँ, उसे रेटिना चेकअप कहते हैं या फिर अक्सर उसको फंडस चेकअप कहते हैं, है ना, जिसमें आंखों में ड्रॉप्स डालते हैं, है ना, पुतली को फैलाते हैं। अक्सर डॉक्टर के यहाँ जब आप जाते हैं तो आपको आधा घंटा 45 मिनट या 1 घंटे का समय लगता है ना, क्योंकि डायलिटेशन होता है प्यूपिल का। और वो जब चेकअप हो जाए उसके बाद में आपको 2-3 घंटे तक थोड़ा धुंधलापन रहेगा। आप खुद गाड़ी चलाकर कई बार घर नहीं जा सकते हैं, आपको किसी को साथ में लेकर आ रहे हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है। आपने कहा सर कि इंजेक्शन लगाना होता है आंखों में, तो क्या इंजेक्शन का कोई गलत असर पड़ता है? क्या कोई असुरक्षा की बात भी होती है? इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस आजकल आंखों के रेटिना की काफी सारी बीमारियों के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के रूप में उभर कर आया है।
हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेटिव मोडेलिटीज भी हैं, जिसे हम ओसीटी कहते हैं, या फिर ओसीटी एंजियोग्राफी होती है, या कई बार फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी होती है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन मोडेलिटीज हैं जिनसे हम बीमारियों के सही डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं कि पर्दे में सूजन आ रही है, पर्दे में कहीं खून की नलियां हैं जो लीकेज हो रही हैं, है ना। कुछ डिसीजेज रहती है, जैसे डायबिटीज से रिलेटेड अगर पर्दे पर सूजन आ रही है, डायबिटिक मैक्युलर इडीमा हो रहा है, या फिर कई बार एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन होता है, यानी कि उम्र के हिसाब से पर्दे पर सूजन आ रही होती है। तो इन केसेस में हम आंखों के अंदर इंजेक्शन देते हैं। कई बार ब्लड प्रेशर रिलेटेड भी, जिस तरह से ब्लड प्रेशर से किसी को हार्ट अटैक आता है या ब्रेन में स्ट्रोक आता है, इस तरह से ब्लड प्रेशर से कभी कभी आंखों में भी स्ट्रोक होता है ना। इसे हम वेन ऑक्लूजन बोलते हैं कि रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो रहा है। ऐसे केसेस में भी रेटिना में स्वेलिंग आती है, तो इन केसेस में भी हम इंट्राविट्रल इंजेक्शंस देते हैं। इंट्राविट्रल इंजेक्शंस कई बार रिपीटेड लगते हैं। फॉर एग्जांपल हर महीने एक इंजेक्शंस, ऐसे 2, 3, 4 इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है। और इस तरह के रिपीटेड इंजेक्शन से डेफिनेटली विजन में भी इंप्रूवमेंट आता है, प्लस लंबे समय में आंखें पूरी ब्लाइंड हो जाए या फर्दर विजन लॉस हो जाए, उस चीज की रिस्क मिनिमम हो जाती है। आपने डायबिटीज की बात कही, डायबिटीज के रोगियों को अपनी आंखें ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आज अगर डायबिटीज ऐसा देखा जाए तो अभी हमें कोविड ने भी यही सिखाया है कि डायबिटीज अगर है तो वो पूरे शरीर को अंदर से हर ऑर्गन को अफेक्ट करती है। अगर आज देखें कि कोविड के बाद में ब्लैक फंगस भी काफी कुछ हुआ था, तो वो भी जो डायबिटिक पेशेंट्स थे उन लोगों को ये चीज ज्यादा थी, और उन लोगों के लिए ये चीज बहुत डेंजरस थी। सिमिलरली जब डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी आंखों में बहुत सारे एक माइनर इन्फेक्शन वगैरह की भी रिस्क रहती है, कैटरेक्ट जो बोलते हैं, मोतियाबिंद, जो एज रिलेटेड चीज होती है, मोतियाबिंद भी ऐसा देखा गया है कि डायबिटिक्स में वो एवरेज 10 साल पहले आ जाता है। अच्छा। ग्लोकोमा एक आंखों की बीमारी है, कांचबिंद या काला मोतिया बोलते हैं या झामर बोलते हैं। तो ग्लोकोमा का भी डायबिटीज के साथ में एक एसोसिएशन है, यानी कि ऐसा देखा गया है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं उनमें ग्लोकोमा की रिस्क भी ज्यादा होती है। तो ओवरऑल ये है कि अगर आपको डायबिटीज है तो डेफिनेटली आपको एक अपने आई स्पेशलिस्ट से रेगुलर टच में रहना चाहिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो विजन थ्रेटनिंग है, जो कि आपकी दृष्टि को अफेक्ट कर सकती है, वो चीज है डायबिटिक रेटिनोपैथी। अच्छा। जिसके लिए हम वो ड्रॉप्स डाल के डायलेटेड आपके पर्दे का चेकअप करेंगे। सर, मोतियाबिंद जो है, कैटरेक्ट जो है, वो एक आम बीमारी है, लेकिन कई बार ऐसा भी सुनते हैं कि मोतियाबिंद के बाद में जो ऑपरेशन होता है उसके बाद में आंखें धुंधली हो जाती हैं, धुंधला दिखाई देने लगता है। तो क्या कोई दुष्प्रभाव है या कुछ समय के बाद में ठीक हो जाता है? मोतियाबिंद के ऑपरेशन में आजकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड हो गई है और मोस्टली ऑपरेशन अच्छे से ही होते हैं, है ना। कैटरेक्ट सर्जरी एक कॉमनली अवेलेबल एक फैसिलिटी हो गई है काफी सारे हॉस्पिटल्स में। बट कई बार कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जिसमें जो रेटिना है, मोतियाबिंद तो क्या होता है कि एक आंखों के अंदर एक लेंस है जो धुंधला हो गया, उसे निकाल के आपने नया लेंस डाल दिया, है ना। बट फाइनली जो नया लेंस है वो इमेज जो बना रहा है वो रेटिना पर फोकस कर रहा होता है, ठीक है। तो कई बार एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन रहता है, यानी कि एज रिलेटेड कुछ रेटिना पर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके कारण वो नया लेंस भी इमेज क्लियर नहीं बना पा रहा है, और उसके कारण लोगों को कुछ आंखों में धुंधलापन आ रहा होता है। या कभी कभी अगर ये वेट एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन है तो प्रोग्रेसिवली ऐसा लगेगा कि विजन ड्रॉप होते जा रहा है। तो ऐसे केसेस में रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और अगर पॉसिबल रहे तो इंट्राविट्रल इंजेक्शंस के द्वारा उसका ट्रीटमेंट संभव रहता है। कुछ और केसेस रहते हैं जिसमें जो लेंस डाला है मोतियाबिंद के बाद में, उस लेंस के पीछे एक झिल्ली बन जाती है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है। उसे भी कई बार एक लेजर प्रोसीजर के द्वारा साफ किया जाता है, जिससे कि वो क्लियर हो जाए और विजन अच्छा हो जाए। रेटिनल डिटैचमेंट हम एक शब्द सुनते आए हैं, पर्दे का खिसक जाना। तो ये पर्दा खिसकता कैसे है, क्या कारण होता है कि ये समस्या पैदा होती है? हाँ, देखिए, रेटिनल डिटैचमेंट एक तरह से देखा जाए तो एक सर्जिकल इमरजेंसी है। रेटिनल डिटैचमेंट में इंसान को ऐसा लगता है जैसे मैं अगर सामने देख रहा हूँ तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ पर्दे जैसा आड़ा कुछ आ रहा है। अच्छा। मेरे विजन में, अच्छा, है ना। और इस तरह से धीरे धीरे वो शुरू होता है कोई ब्लैक कलर का शेड, और धीरे धीरे वो पूरे फील्ड को खत्म कर देता है और आंखें पूरी तरह ब्लाइंड हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में अगर मरीज हमारे पास सही समय पर आ जाए तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसमें पूरी दृष्टि को बचाया जा सकता है। कई बार अगर पूरा पर्दा खिसक भी गया हो
तो भी उसमें फिर ट्रीटमेंट होता है, उसमें आंखों के अंदर कुछ गैस अथवा ऑयल डाला जाता है पर्दे को सपोर्ट देने के लिए, पर्दे को वापस चिपकाया जाता है। आजकल सर मोबाइल बच्चे बहुत ज्यादा देख रहे हैं, टैब बहुत ज्यादा देख रहे हैं, टीवी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये लगातार टीवी देखने से, मोबाइल देखने से आंखें बच्चों की खराब होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, अभी हमने एक रेटिनल डिटैचमेंट की बात करी, तो रेटिनल डिटैचमेंट का एक इम्पोर्टेंट कारण होता है हाई मायोपिया। हाई मायोपिया का मतलब होता है कि माइनस के नंबर ज्यादा होना। अब होता क्या है कि जब माइनस के नंबर ज्यादा होते हैं तो आंखें अंदर ही अंदर बड़ी साइज की होती है। तो जिस तरह कोई गुब्बारा आप इमेजिन करें, कोई बलून है, वो जितना बड़ा होते जाएगा वो उतना पतला होते जाएगा। जब ये बलून पतला होते जाएगा तो इसमें कई बार कुछ छेद बन जाते हैं रेटिना में, और ये छेद के कारण ही रेटिनल डिटैचमेंट होता है। अब हो क्या रहा है कि अभी कोविड टाइम्स में जब लॉकडाउन वगैरह में बच्चों ने मोबाइल का काफी ज्यादा यूज किया है। मोबाइल और इस तरह की नियर स्क्रीन डिवाइसेस जो रहती हैं, उनसे ऐसा देखा गया है कि जो बहुत छोटे बच्चे से लेकर अगर मान के 12 से 15 साल का जो एज ग्रुप है ना, तो अप टू फ्रॉम बर्थ टू 15 इयर्स ऑफ एज अगर बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उनकी आंखों में माइनस के नंबर तेजी से बढ़ने की रिस्क होती है। अच्छा, माइनस के नंबर तेजी से बढ़ना यानी कि मायोपिया की तरफ शिफ्ट होना, और ये मायोपिया यानी कि वही आईबॉल की लेंथ बढ़ रही है, यानी रेटिना पतला हो रहा है ना। तो इस तरह का अगर नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है, कई बार -5, -6 या इससे भी ज्यादा नंबर जाता है, तो ऐसे केसेस में रेटिना में छेद वगैरह बने और रेटिनल डिटैचमेंट की रिस्क बढ़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को मोबाइल या नियर स्क्रीन डिवाइसेस से थोड़ा सा दूर रखें या उनका एक लिमिटेड यूज ही अलो करें। सेकेंडली, बच्चे थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहे, जैसे कि अगर समर वेकेशन है तो थोड़ा बाहर खेल सके, खुले में बैडमिंटन खेल सके, साइकिलिंग कर सके, तो फर्क पड़ेगा। हाँ, तो जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो जो प्रोग्रेसिव मायोपिया है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। बच्चा अगर मोबाइल देख रहा है या टैब देख रहा है या टीवी देख रहा है, तो क्या कोई एक्सरसाइज भी होती है कि वो बीच बीच में करता रहे तो शायद उसकी आंखें ठीक रहें? देखिए, बच्चों के केसेस में ये है कि वो पूरी तरह अगर इसको अवॉइड करें वही सबसे अच्छा है। और सेकेंडली, बच्चे एक्सरसाइज तो नहीं करेंगे, हाँ अगर आउटडोर एक्टिविटीज वो ज्यादा कर सकें, है ना, आउटडोर गेम्स ज्यादा खेल सके, अगर वो थोड़ा साइकिलिंग वगैरह कर सके, है ना, जिससे उनकी आंखों को दूर तक देखने का एक मौका मिले, तो उसकी आंखों के अंदर की जो मसल्स होती हैं, सीलियरी मसल्स होती हैं, वो रिलैक्स होती हैं और वो उनकी आंखों के लिए अच्छा रहेगा। आंखें जो ट्रांसप्लांट, एक शब्द होता है कि आई ट्रांसप्लांट हो जाती है, तो उसमें ट्रांसप्लांट क्या होता है? रेटिना ट्रांसप्लांट होता है या कुछ और होता है? बेसिकली आई ट्रांसप्लांट एक, या हम बोलते हैं कि आंखें ट्रांसप्लांट हो गई, ये एक मिसनोमर है ना। एक्चुअली होता क्या है कि आंखों की सबसे बाहरी परत होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। जैसे मेरी आंख में आप देखेंगे काले कलर की पुतली है, तो प्रैक्टिकली ये काले कलर की नहीं है, ये एक ट्रांसपेरेंट है। जैसे किसी रिस्ट वॉच होती है, उसके ऊपर एक कांच होता है, तो काला दिखाई देगा। हाँ, और वो जो कांच है उसके पीछे कागज लगा है, उसके कारण उस घड़ी का कलर हमें दिख रहा है, बट सबसे बाहरी चीज तो एक कांच है। बिल्कुल। तो ये जो कांच अपनी आंखों में है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये एक एवास्कुलर टिश्यू है जिसका ब्लड सप्लाई नहीं होता है, और ये कॉर्निया ही पूरी तरह ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, तो बेसिकली एक बार अगर रेटिना खराब हो जाए या अंदर के ऑप्टिक नर्व खराब हो जाए तो वो चीज को ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, किसी की आंखों में कॉर्निया जो है, जो कि क्लियर होना चाहिए, वो अगर व्हाइट हो चुका है ना, पीछे उसकी आंखों के अंदर का रेटिना हेल्दी है, ऑप्टिक नर्व हेल्दी है, तो डेफिनेटली अगर उसे हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करें, उसका जो व्हाइट कॉर्निया हो गया उसको निकाल के नया कॉर्निया बिठाया जाए, तो उसकी आंखों में विजन आ जाएगा। हम दुनिया से कंपेयर करें अगर हमारे देश को, तो क्या ऐसा है कि हमारे देश में आंखों के मरीज ज्यादा हैं या किसी और देश में? मतलब क्या जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है आंखों पर, खान-पान का प्रभाव पड़ता है? देखिए, हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में एज एक, अगर रेटिनल डिसीजेज और कैटरेक्ट की बात करें तो ओवरऑल एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, एक अल्ट्रावायलेट लाइट का एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो कैटरेक्ट का एज वेल एज रेटिना में भी एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन, जो हम कहते हैं कि मैक्यूलर डिजेनरेशन होता है, तो इस तरह का इंसिडेंस ज्यादा है और इसके कारण आंखों पर डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। बच्चों के केसेस में अब आजकल जैसे जैसे ये मोबाइल की तरह शिफ्ट होते जा रहा है, तो बच्चों में चश्मे का नंबर आना, ये एक कॉमन चीजें हो जाती हैं। आजकल अच्छी बात ये है कि काफी छोटी जगह तक, है ना,
काफी इंटीरियर्स तक, एक रूरल एरिया तक भी आई स्पेशलिस्ट या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट जो नेत्र सहायक होते हैं वो पहुंच रहे हैं, और काफी अच्छी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसके कारण एक सभी तरह की जो फैसिलिटीज है, आउटरीच फैसिलिटीज हो रही है, मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ट्रीटमेंट प्रॉपर हो रहा है। बट फिर भी पेशेंट्स के, एक जन सामान्य में एक अवेयरनेस होना वो बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी आंखों के बारे में जाने समझें, उनकी केयर कैसे करना है, समय समय पर अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और अगर आपको एसोसिएटेड बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो उसके हिसाब से भी आप अपने आई स्पेशलिस्ट को दिखाते रहें। हर बीमारी में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या रेटिना पे भी कोई एक नई टेक्नोलॉजी आई है? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी से बेहतर तरीके से इलाज हो सकता है रेटिना का? रेटिना पर अगर हम देखें तो रेटिना में तो पिछले 15 सालों में एक रिवॉल्यूशन, डेफिनेटली एक पूरा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। जिस तरह से नए डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंटेशन चालू हुआ है, जिसे हम ओसीटी कहते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ये बेसिकली एक रेटिना का क्रॉस सेक्शन इमेजिंग होती है। अच्छा। रेटिना को ही हम अगर क्रॉस सेक्शन में, और बहुत हाईली मैग्नीफाइड व्यू, जिसमें हमें माइक्रॉन्स के लेवल तक का एक मैग्नीफाइड व्यू मिलता है, जिसमें हम समझ पाते हैं कि पर्दे में कहाँ सूजन आ रही है, कैसी सूजन आ रही है, कहीं पर्दे पर कोई खिंचाव तो नहीं आ रहा है, उस चीज को हम देख सकते हैं। प्लस जब सर्जरी की बात करें तो इस तरह के लेजर्स और स्यूचरलेस, मतलब टांके बगैर के ऑपरेशन के साधन बन गए हैं। कई मशीन्स होती हैं जो कि विट्रियस अगर हमें निकालना है तो विट्रियस को 1 मिनट में 10,000 बार वो कट करती है, मतलब उनकी कटिंग स्पीड होती है 10,000 कट्स पर मिनट। तो प्लस ये टाके बगैर के ऑपरेशन होते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के द्वारा सर्जरी की सेफ्टी बहुत इंप्रूव हुई है। ओवरऑल रेटिना की सर्जरीज के आउटकम बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं, और जो ब्लाइंड पेशेंट्स होते हैं उनको हम विजन अच्छे से दे पा रहे हैं, जिनको रेटिना की प्रॉब्लम है। अदरवाइज पहले के समय में ऐसा होता था कि रेटिना डिटैचमेंट हो गया या ऐसा हो गया, तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की उम्मीद कम हो जाती है। क्योंकि आप हमारे साधना न्यूज के दर्शकों से रूबरू हैं, तो हम चाहेंगे कि बच्चों के लिए स्पेशली एक बार और फिर बताएं कि बच्चे अपनी आंखों को कैसे सुरक्षित रखें। बच्चों के लिए देखिए, ये जरूरी है कि समय समय पर, आज अगर जो बहुत छोटे बच्चे हैं, मैंने देखा है कि कई माताएं, पेरेंट्स भी आते हैं हमारे यहाँ पर, तो बच्चों को खाना खाने के टाइम पर या दूध पीने के टाइम पर मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। गलत है, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि मोबाइल का एक एडिक्शन होता है ना। एक बार बच्चे को मोबाइल की आदत पड़ जाए तो उसे तो फिर कोई और चीज अच्छी लगेगी ही नहीं। और डेफिनेटली इतना क्लोज मोबाइल को देखने से उनकी आईज में प्रोग्रेसिव मायोपिया की रिस्क रहेगी, यानी कि उनको माइनस के नंबर तेजी से बढ़ने की एक रिस्क रहेगी। जो स्कूल गोइंग एज ग्रुप है, ये जरूरी है कि बच्चे आइडेंटिफाई करें, टीचर्स या स्कूल में भी आजकल स्क्रीनिंग वगैरह एक बार होती ही है, कि बच्चे आइडेंटिफाई करें कि उन्हें अगर कुछ दूर का देखने में धुंधलापन हो रहा है तो वो बताएं कि ब्लैक बोर्ड पर अगर कम दिख रहा है, तो अगर कुछ करेक्शन लग रहा हो चश्मे के नंबर का, तो वो करेक्शन पहने और वो नंबर को पहन रेगुलर चेकअप कराते हैं। तो मेनली तो ये है कि 6 मंथली अगर एक बार नंबर लगा है तो भी 6 मंथली फिर रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। जो सही नंबर है वो सही नंबर का चश्मा वो पहने। खान पान से कोई फर्क पड़ता है बच्चों को शुरू से, यदि अच्छा ठीक ठाक, मतलब आप विटामिन ए की बात, हम दूध है, गाजर है, या जिनसे प्रोटीन्स हैं, क्या इसका फर्क पड़ता है कि हम उनके प्रॉपर डाइट अगर रखेंगे तो शायद समस्या कम होगी? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि बच्चों की डाइट एक बैलेंस्ड डाइट रहे, जिसमें विटामिन और येलो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, मैंगो, पपाया, गाजर, है ना, इस तरह की सब चीजें रहे जो कि विटामिन ए रिच रहती हैं, मिल्क। तो डेफिनेटली ये बच्चों की आई की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेसिक ऑपरेशन जो होता है वो कितना सक्सेसफुल है? क्योंकि हमेशा आम लोगों में ये रहता है कि उनकी यदि आंखें खराब हो रही हैं या वो चश्मा लग रहा है तो वो लेसिक ऑपरेशन करवा लें, क्या सक्सेसफुल है? लेसिक ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें केस सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है कि हर कोई लेसिक करवा सके। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि लेसिक एक नंबर उतारने का प्रोसीजर है, कि अगर आपको चश्मे का नंबर है तो उस नंबर को लेसिक के द्वारा उतारा जा सकता है। तो पहले हम इसमें रेटिना का स्क्रीनिंग करते हैं। अगर रेटिना हेल्दी है ना, सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर हम लेसिक के लिए एक फिटनेस देते हैं, और जो लेसिक सर्जन है वो कर लेते हैं। और सेकेंडली कभी कभी क्या होता है कि रेटिना में कहीं कोई छेद होता है, तो पहले लेसिक के पहले जरूरी होता है कि हम रेटिना के जो छेद है पहले उनका वेल्डिंग करें, उनको एक तरह से पहले सिक्योर कर दें,
उसके बाद में देन वी गिव फिटनेस कि नाउ द पेशेंट कैन गो अहेड विद LASIK सर्जरी। ऐसा है। अंतिम प्रश्न है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की आंखें ठीक रखने के लिए कैसे अवेयर हों, वो क्या करें ताकि उनको अवेयरनेस मिले? देखिए, पेरेंट्स को अब मोबाइल का यूज ये तो एक लाइफस्टाइल हैबिट है। अगर आप खुद बच्चों के सामने अगर मोबाइल का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो आप खुद बच्चों को मना नहीं कर सकते कि ये। तो मेरे ख्याल से कि अगर आप ऑफिस में या फिर आप अपना वर्किंग प्लेस जो भी है वहां पर ही आप अपना मोबाइल का अधिकतम प्रयोग कर सके। अगर जो हाउसवाइफ्स है तो बच्चों को जब स्कूल चले जाते हैं उस समय मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर ले, ताकि बच्चे भी मोबाइल से एक दूरी बनाए, है ना, और फैमिली टाइम सब लोग साथ में गुजारे और बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व करें कि बाहर थोड़ा सा घूम सकें, रनिंग कर सकें, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। डॉक्टर महाजन, आप हमारे बीच में आए, हमसे बातचीत की और रेटिना पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यह है डॉक्टर प्रतीक महाजन, जिनसे बातचीत करते हुए एक बात जरूर समझ में आई है कि आंखों को ठीक रखना बेहद जरूरी है और खासतौर पर रेटिना को बेहतर रखना जरूरी है। हम प्रिकॉशन रखें और हम जितने ज्यादा अवेयर होंगे उतनी ज्यादा हम आंखों की सुरक्षा कर पाएंगे। बस जरूरी यह है कि हम डॉक्टर की लगातार सलाह लेते रहें, समय समय पर देखते रहें कि हम अपनी आंखें कैसे ठीक रख सकते हैं।